हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आप सभी ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर एसीसी इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइटिंग अ प्रोजेक्ट और एकेडमिक रिपोर्ट, टेकिंग एंड मेकिंग नोट्स, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन, स्मॉल टॉक्स, मेकिंग रिक्वेस्ट, इंक्वायरीज एंड सजेशंस, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। सो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड पहले भी वीडियो अपलोड हुई थी, बट बच्चों ने कहा था कि कुछ कन्फ्यूजन है, दोबारा वीडियो इसलिए बनाई गई है आपके लिए स्पेशली। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इंग्लिश इसका सेकंड पार्ट हम अपलोड करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस वो मिल जाए टाइम पे। सो और अगर आप JKSSB के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये चैनल बहुत काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जब भी वीडियो अपलोड होती है मिलते रहें। JKSSB की बहुत सी वीडियोस अपलोड हुई हैं एंड बहुत होंगी भी। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो की PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए सर्च करें JK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे एंड ज्वाइन करें। एंड वहाँ पे आपको हमारी सारी PDFs मिल जाती हैं। जो पहले वीडियोस अपलोड चुके हैं उनकी PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सो हाँ, शुरू करते हैं हम अपने। सबसे पहले रिपोर्ट होती क्या है, ठीक है। A report is written for a clear purpose and to a particular ऑडियंस, ठीक है। जो एक रिपोर्ट होती है हम एक क्लियर पर्पस के लिए लिखते हैं एंड किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को लिखते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें बताई जाती है और एविडेंसेस जो होते हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इशू पे उनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जब आपको कोई रिपोर्ट लिखने को दी जाती है तो आपको यूजुअली एक रिपोर्ट ब्रीफ के आपको अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना है, किसके बारे में क्या करना है, वो सारी दी जाती है विद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, ठीक है। अब वेबस्टर्स की न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी उसने एक रिपोर्ट को डिफाइन किया, फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सम प्रोसीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एक फॉर्मल या ऑफिशियल प्रेजेंटेशन फैक्ट्स की किसी प्रोसीडिंग किसी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने एक रिपोर्ट को डिफाइन किया है, अ रिटन और स्पोकन अकाउंट और डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट स्पेशली वन दैट इज पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है उसने एक रिपोर्ट को कैसे डिफाइन किया है, ए रिटन या स्पोकन अकाउंट या डिस्क्रिप्शन किसी भी इवेंट की रिटन मतलब लिखी हुई या बोली हुई डिस्क्रिप्शन या अकाउंट, स्पेशली वो जो पब्लिश हुआ हो या ब्रॉडकास्ट किया हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमने डेफिनेशन था इनसे क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं कि एक जो रिपोर्ट उसका एम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना। जो एक रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन हमें देती है वो रिटन भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है, ठीक है। एंड जो प्रेजेंटेशन होगी इन्फॉर्मेशन की वो फॉर्मल होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दी जाती है वो किसी इवेंट किसी हैपनिंग से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करती है। एंड जो रिकॉर्ड कुछ प्रोसीडिंग किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी स्टडी के रिकॉर्ड्स को हमें प्रेजेंट करती है, उसके बारे में बताती है, ठीक है। सो ये इन्फ्लुएंसेस निकलती हैं हमारी। अब देखो जो क्या हो रहा है कि जो हमारी वर्ल्ड है, ओवरऑल द वर्ल्ड, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है, तो ठीक है। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ का, ठीक है। का रिपोर्ट्स क्या होती हैं, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन एक्सपर्ट्स एंड जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है, एंड दूसरे कौन जिनके पास मतलब जिनको पता नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है, जिस बारे में रिपोर्ट दी जा रही है उस बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके बीच में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन का ये काम करता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि पर्पज़ क्या है रिपोर्ट के, कि इन्फॉर्मेशन देना, फिर चाहे वो एक पर्सन को दें, किसी बॉडी ऑफ पर्सन को दें जो उन फैक्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है, जिसको फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे आते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट सबसे पहले प्रोजेक्ट एक टेम्प्रेरी होता है, ठीक है, जिसकी एक डिफाइंड बिगनिंग होती है, स्टार्ट होता है, एक एंड होता है टाइम पे, एंड इसलिए इसका एक डिफाइंड स्कोप और रिसोर्सेज भी होते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट होता है यूनिक होता है क्योंकि एक कोई रूटीन ऑपरेशन नहीं है, मतलब डेली बेसिस पे नहीं होता है, एक स्पेसिफिक सेट होता है ऑपरेशन का किसी एक सिंगुलर गोल को एकम्प्लिश करने के लिए, उसको पाने के लिए, ठीक है। सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ एंटायर प्रोसेस टू
यू टुक अंडरटुक टू कंप्लीट योर पर्सनल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी जो भी पूरा प्रोसेस करते हो उसका फॉर्मल रिकॉर्ड जो होता है उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जो रिपोर्ट होता है ऐसी जगह होती है, ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप आपकी थिंकिंग, आपका प्रोसेस, आपका क्रिएशन सब कुछ इकट्ठा करके समराइज़ करके उधर डाल देते हो, उधर लाते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। I hope you understand what is a project report. A project report is a formal record of entire process you undertook to complete your personal project. The project is the place where you bring together and summarize your thinking process and creation that helps you to complete your product. ठीक है, that is a प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के करेक्टरिस्टिक्स मेन जो मतलब 5 की करेक्टरिस्टिक्स जो है जो कि मैनेज होने चाहिए एक प्रोजेक्ट में। वो सबसे पहले इसका स्कोप। ठीक है, कि हमने वो स्कोप हमें क्या बताता है कि हमने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में को क्या क्या कवर करना है, कौन कौन सी फील्ड कवर करनी है एक प्रोजेक्ट में, तो हमें स्कोप से पता चलता है। सेकंड की रिसोर्स। ठीक है, और कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं स्कोप को पूरा करने के लिए, स्कोप तक पहुंचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टाइम। सो मतलब कौन सा काम हमने कब करना है, कैसे करना है, वो सारा हम टाइम में बताते हैं। एंड क्वालिटी, जो भी डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड है, मतलब जो स्प्रेड है, डिविएशन है, वो होनी चाहिए एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड से, दैट इज़ क्वालिटी में आएगा। एंड रिस्क में क्या आता है कि एडवांस में हमें बता देता है रिस्क में कि क्या होने से मतलब व्हाट मे हैपन टू ड्राइव द प्लान ऑफ कोर्स एंड व्हाट विल बी डन टू रिकवर द सिचुएशन। मतलब प्लान से क्या, प्लान जब हो गए तो उससे क्या हो सकता है एंड सिचुएशन को रिकवर करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। सो वो हमसे हमें रिस्क में पता चलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। पहले हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया, अब हम एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ठीक है, सो एकेडमिक राइटिंग में हमारी कोई भी राइटिंग या ऐसे असाइनमेंट जो कि हमें एक एकेडमिक सेटिंग में दी जाती है उसको हम एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग एक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज, जो भी उनकी डिसिप्लिन वो मतलब जिस भी फील्ड में वो हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए, और उनके जो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं एक्सपर्टाइज के, मतलब जिस एरिया में वो एक्सपर्ट हैं उसके, और अपने डिसिप्लिन के इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए रिसर्चर्स एकेडमिक राइटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग का जो मतलब फोकस होता है वो होता है जो भी रिसर्च और रीडिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रेजेंट करना। एंड कोई बिब्लियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती है एक रिपोर्ट को, मतलब जो भी उसने इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए। ठीक है, दैट इज़ ये क्या होता है एक एकेडमिक रिपोर्ट। मतलब सिंपली क्या है कि जो आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, मतलब कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एकेडमिक सेटिंग है, जब उसके लिए आप कोई असाइनमेंट देते हो, असाइनमेंट बनाते हो या प्रोजेक्ट लिखते हो तो उसको हम एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं, एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ एकेडमिक रिपोर्ट राइटिंग। अब कुछ मतलब एकेडमिक जो पेपर राइटिंग होता है अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, एनालिटिकल होता है, पर्सुएसिव ऐसे होता है, क्रिटिकल होता है, नरेटिव पर्सनल ऐसे होता है, आर्गुमेंटिव ऐसे होता है, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का होता है। ठीक है, जो 4 मेन टाइप्स हैं एकेडमिक राइटिंग के वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, परsuasive एंड क्रिटिकल। एंड हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज फीचर होता है, पर्पस होता है। ठीक है, बहुत सारे एकेडमिक टेक्स्ट में आपको एक से ज़्यादा टाइप्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो जिसका पर्पस होता है वो होता है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करना। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हम किसी आर्टिकल की समरी लेते हैं तो समरी में क्या होता है, हमें बताया होता है कि मतलब जो भी आपको आर्टिकल या जो भी है उसके बारे में क्या, उसमें क्या है। ठीक है, सेकेंड हमारा एनालिटिकल आता है। सो एनालिटिकल राइटिंग में हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है, लेकिन इसके साथ आपको जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है उनको रीऑर्गेनाइज करना होता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू ग्रुप्स, पार्ट्स एंड टाइप्स और रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये हमारा एनालिटिकल राइटिंग में आ जाता है। थर्ड हमारा था परsuasive, तो परsuasive राइटिंग में हो जाता है एनालिटिकल राइटिंग के, इसमें सारे फीचर्स होते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन और साथ साथ रीऑर्गेनाइजेशन को भी की होती है इन्फॉर्मेशन की, इसके साथ ही आपका खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप भी
देते हो, ठीक है। मोस्ट एसेस क्या होता है, परसेसिव होते हैं। एक परसेसिव एलिमेंट उनमें होता है एटलीस्ट जो डिस्कशन और कंक्लूजन है एक रिसर्च आर्टिकल का, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ व्यू एक एकेडमिक राइटिंग में क्या हो सकता है आपका, एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एक रिकमेंडेशन हो सकती है, किसी भी फाइंडिंग या इवैल्यूएशन की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है, मतलब अदर वर्क्स की, ठीक है। और परसेसिव राइटिंग में हर कोई क्लेम करता है कि यू मेक नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंस, मतलब जो भी आपने बोला है वो किसी एविडेंस से सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक रेफरेंस हो गई किसी भी रिसर्च फाइंडिंग या किसी पब्लिश सोर्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, परसेसिव राइटिंग आती है। मतलब ये सारे एकेडमिक रिपोर्ट्स की जो 4 मेन टाइप्स हैं वो हम बता रहे हैं। एंड लास्ट वन हमारी आती है क्रिटिकल, ठीक है। क्रिटिकल क्या होगा, क्रिटिकल राइटिंग रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएट्स और एडवांस्ड अंडर ग्रेजुएटिंग राइटिंग के लिए कॉमन है, ठीक है। परसेसिव राइटिंग के इसमें सारे फीचर्स होते हैं। एंड एडिड फीचर क्या होता है इसमें कि एटलीस्ट एक अदर पॉइंट व्यू का हम बताते हैं, ठीक है। अब परसेसिव राइटिंग में आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी इशू या टॉपिक पे। क्रिटिकल जो राइटिंग होती है इसमें आपको ज़रूरत होती है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने देने हैं, ठीक है। सो ये आगे हमारी एकेडमिक रिपोर्ट जो होती है उसके टाइप्स आगे वैसे एग्ज़ाम में आते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बताया। सो नेक्स्ट हमारा अब हमने रिपोर्ट कर ली, ठीक है। उसके टाइप्स भी कर लिए हमने, एक मतलब जो आपकी सिलेबस में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर ली, एकेडमिक रिपोर्ट कर ली। अब रिपोर्ट्स की टाइप्स मतलब जो थी हमने वो नहीं की थी, तो वो भी हम कर लेते कि रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग तो रिपोर्ट मेनली 3 टाइप्स की होती है, स्पेशल पर्पस रिपोर्ट, रेगुलर रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट। एक्चुअली ये पेज मुझे पहले डालना चाहिए था, बट दैट्स ऑल राइट, मैंने बाद में डाला है। सो रिपोर्ट के बाद ही आता है कि रिपोर्ट्स की कितने टाइप्स होती हैं। सबसे पहले स्पेशल पर्पस रिपोर्ट तो कम्प्लीटली फॉर्मल रिपोर्ट होती है, जो कि किसी प्रोग्राम इवेंट या इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। सेकेंड हमारी रेगुलर रिपोर्ट होती है, मतलब कोई भी कंपनी होगी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो इसको प्रिपेयर करती है डेली या वीकली, क्वार्टरली, मंथली, बायनली, एनुअली, मतलब उनकी अपनी मर्जी है। अपनी जैसे कोई कंपनी अगर बन दे रही है रेगुलर रिपोर्ट, तो उसमें वो अपनी सेल्स और इनकम या अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। सो ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। मतलब डेली आ गया, डेली आती है, वीकली मतलब हफ्ते में एक बार, क्वार्टरली आ गया कि 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार, मंथली आ गया महीने में एक बार, बायनली आ गया 6 महीने में एक बार, एंड एनुअली आ गया साल में एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ रिपोर्ट जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट या इवेंट्स या हैपनिंग से रिलेटेड रिपोर्ट जो प्रिपेयर करते हैं उसको न्यूज़ रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स की होती हैं, ये भी आगे फर्दर इनको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, स्ट्रेट न्यूज़ रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट। जो स्टेट न्यूज़ रिपोर्ट होती है एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होती है, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ था। स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स होती हैं, प्लेन होती है। जो रिपोर्टर होते हैं वो कोई कंक्लूजन या कोई ओपिनियन अपना नहीं देते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ रिपोर्ट होती है इन डेप्थ स्टडी होती है, हर छोटे से छोटा पार्ट वो जो भी प्रॉब्लम है, इशू है, उसका डिस्कस करते हैं, एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसमें वो शो करते हैं। सो ये हमारा आता है न्यूज़ रिपोर्ट है, उसके 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है। ये हमने अब फॉर्मेट कैसा रहता है एक रिपोर्ट, ठीक है, एकेडमिक रिपोर्ट का। तो सबसे रिपोर्ट का फॉर्मेट एक्चुअली, सो सबसे पहले हमारा हम लिखते हैं कि फ्रॉम नेम एंड, मतलब जो लिख रहा है उसने अपना नाम लिखना है एंड अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। जैसे अब मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो मैं अपना नाम लिखूँगी XYZ एंड मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं किस पोस्ट पे हूँ, अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, ठीक है, तो मैं लिखूँगी आई एम अ लेक्चरर, जो भी है, ठीक है। सो ये आती है हमारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेल्थ डॉक्टर, मतलब कोई हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, वो किसी हेल्थ इश्यू से, जैसे कहीं पे किसी डिज़ीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही है, तो उसको अपने सीनियर को एक रिपोर्ट देनी है उस इशू पे, तो वो लिखेगा फ्रॉम, अपना नाम लिखेगा, नीचे से वो मेडिकल ऑफिस लिखेगा, फिर वो कहाँ पे है वो लिखेगा, एंड आफ्टर दैट डेट लिखेगा कब वो लिख रहा है, फिर लिखेगा वो किसको लिख रहा है, जिसने वो रिपोर्ट रिसीव करनी है, उसका नेम एंड डेजिग्नेशन वो लिखेगा, ठीक है, जिसको कि वो रिपोर्ट सेंड होगी। एंड देन आफ्टर टर्म ऑफ रेफरेंसेस लिखी जाएंगी, ठीक है, कि
किसने वो जो रिपोर्ट राइटिंग का जो टास्क है वो असाइन किया, रिपोर्ट क्यों बनाई जा रही है, और जो ऑथर है उसने किसका सर्वे किया, उसको सर्वे किस चीज़ के बारे में सर्वे करने के लिए कहा गया, वो सब हम टर्म ऑफ रेफरेंसेस में लिखते हैं। उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट आता है या समरी आती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा जाता है, जब रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो तो जो उसकी मेन बॉडी है उसमें कुछ छूट ना जाए, एंड वो सारा हम एब्स्ट्रैक्ट या समरी में इंक्लूड करते हैं, मतलब मेन बॉडीज़ की हम, अब इसको समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो ऑथर होता है, जो भी उसने इंपॉर्टेंट डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स जो भी कलेक्ट किया एंड जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन से फाइंडिंग्स मिली हैं वो सारे अपने वो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में लिखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हमारा क्या आता है, जो भी ऑथर्स की इंटरप्रिटेशन उसने की होती है फैक्ट्स की वो आते हैं, और साथ ही साथ उसके जो कमेंट, सजेशंस, रिकमेंडेशंस जो हैं वो लिखी होती हैं उसने, ठीक है, कंक्लूजन में। सो ये सारा हमारे कंक्लूजन में आता है। फिर नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है सिग्नेचर, जहाँ जिसने रिपोर्ट लिखी, ठीक है, वो क्या करता है लास्ट में अपने सिग्नेचर्स देता है, जो भी हिज हर जो भी होगा, वो अपने सिग्नेचर नीचे करता है, ठीक है। सो ये आ गया हमारा कि जो रिपोर्ट्स का फॉर्मेट रहता है वो कैसा रहता है, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा आता है कि ये सैम्पल कुछ टाइप्स दिए हैं आपको, जैसे सैम्पल रिपोर्ट जिसको आप मेमो फॉर्मेट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप, ठीक है। मतलब जो रिपोर्ट होती है उसको सर्वल सेक्शन और ब्लॉक्स में आपको डिवाइड करना होता है, जो जिनको कि स्पेसिफिक पॉइंट्स जो एड्रेस करें, एंड एक दूसरे से उनको अलग रखना है, ठीक है। तो उनको सेपरेट रखने के लिए एक सिंगल ब्लैंक लाइन सफिशेंट होती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है हमारी, जब फर्स्ट ब्लॉक इन सेक्शन में हम क्या इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, मतलब रिपोर्ट राइटर से रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है कि वो किसको लिखी जा रही है, क्या सब्जेक्ट है, डेट क्या है, वो सारी उसमें लिखनी है। फिर उसके साथ साथ पर्पस और रिपोर्ट का गोल जो भी है, स्कोप और बैकग्राउंड रिपोर्ट का, एक ब्रीफ समरी, जो भी फाइंडिंग्स, मतलब जो भी इसने मतलब जो भी इसने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो भी फाइंडिंग्स हुई वो सारी हम उसमें लिखते हैं। आफ्टर दैट हमारी बॉडी आती है, जो मेन कंटेंट रहता है रिपोर्ट का उसको हम बॉडी बोलते हैं, एंड इसमें जो भी डिटेल्स हैं, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स है, स्टडी के मेथड्स हैं, तो हमारी मेन बॉडी जो रहती है, ठीक है, उसमें हम मेन कंटेंट डालते हैं, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं स्टडी के, जो भी मेथड्स है जिनसे डाटा कलेक्ट हुआ है, टूल्स, और साथ ही साथ जो एनालिसिस है डाटा का वो सारा हम इसमें डालते हैं। इजी रेफरेंस के लिए हम जो बॉडी है उसको डिफरेंट हेड्स एंड सब हेड्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ईजिली आपको सब कुछ समझ आ जाए। फिर हम कंक्लूजन लिखते हैं, जो राइटर होता है वो अपनी रिपोर्ट को समराइज़ करता है, जो भी उसकी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स है, एंड फ्यूचर एक्शन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस भी वो कंक्लूजन में देता है। एंड जो लैंग्वेज रहती है रिपोर्ट की वो इजी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड जो भी एम्बिजियस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें गुस्सा एंड आउट, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। सो एक फॉर्मेट जो रहता है, जो लैंग्वेज का, सॉरी, जो लैंग्वेज का जो एक फॉर्मल स्टाइल रहता है लैंग्वेज का आपकी रिपोर्ट में, जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कि अकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइटल रहता है, ठीक है। टाइटल पेज में जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि आपको आपने क्या पढ़ा कि जो अकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको आपके अकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मिलती है, तो वो लॉन्ग भी हो सकती है। एंड सो फर्स्ट पेज हमारा जो रहता है वो अकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो टाइटल पेज रहता है, जिसके हमें नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें प्रोजेक्ट का टाइटल रहता है, ठीक है। टाइटल के साथ साथ जो भी इसमें जो पर्सन जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट का नाम, और साथ साथ नाम, रोल नंबर, बच्चा अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है, एंड सुपरवाइज़र का नाम, वो सारा हम टाइटल पेज में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ कि ब्रीफ समरी, ठीक है, प्रोजेक्ट की, जो 200 to 250 वर्ड्स लेंथ की होनी चाहिए, नॉट मोर 200 to 250 इज़ सफिशेंट एनफ। सो जो डिटेल रहती है उनको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो एब्स्ट्रैक्ट उसमें समराइज़ किया होता है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिगार्डिंग दी जाती है, पर्पज़ क्या है स्टडी का, कौन से टूल्स यूज़ किए गए हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, फाइंडिंग्स क्या हुई प्रोजेक्ट की, कोई फिगर एंड टेबल्स हम इंक्लूड नहीं करते हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट में रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे जो भी हेडिंग्स होती है, टाइटल्स होती हैं, डिफरेंट पार्ट होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, वो उन सबकी लिस्ट दी जाती है ताकि जाती है जिस हमने मैनर में उनको ऑर्गेनाइज किया होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पेज नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं ना, दैट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, हम उसी को बोलेंगे इंडेक्स ऑफ कंटेंट। तो आपको पता ही है कंटेंट क्या होता है। आपकी बुक में भी जब आप बुक लेते हो तो स्टार्टिंग में उसका कंटेंट दिया होता है कि आपका फर्स्ट यूनिट इतने पेज नंबर से इतने तक है, उसका फर्स्ट जो सब यूनिट है वो इतने पेज नंबर पे, एंड दैट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। तो ऐसे ही आप अकेडमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी टेबल ऑफ कंटेंट देते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन रहती है। इंट्रोडक्शन में जैसे आपको पता है एक ओवरव्यू दिया जाता है, एक जनरल आउटलाइन दी जाती है पूरी एंटायर स्टडी की, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग दी हुई है। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो रीडर होता है उसके लिए ईजी हो जाता है कि वो पूरी रिपोर्ट को ईजिली मतलब गो थ्रू कर सके कंफर्टेबली। ठीक है, उसको आसानी से पढ़ सके। जो इंट्रोडक्शन रहती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, वो उसका क्या होता है कि उसको पर्पज़ और साथ ही साथ जो स्कोप और बैकग्राउंड है प्रोजेक्ट का, वो क्वाइट आइडली उसको शो करना होता है, कन्वे करना होता है, बताना होता है रीडर्स को। फिर हमारी मेन बॉडी रहती है। मेन बॉडी में आप सारी इन्फॉर्मेशन देते हो, जो आपका टॉपिक है एकेडमिक रिसर्च का, कैसे आपने रिसर्च और स्टडी जो भी है वो कंडक्ट कैसे की, फिर आपको अपनी स्टडी एंड रिसर्च से क्या फाइंडिंग्स मिली, टाइमलाइन क्या आपने फॉलो की अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में। अब वेरियस काइंड जो भी आपने स्टेटिस्टिकल डाटा कलेक्ट किया है, जैसे डायग्राम्स हो गई, चार्ट्स हो गई, ग्राफ, सर्विस, वो सारे आप इसमें देते हो। ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट रहता है मेन बॉडी का, वो फुली लॉजिकल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एंड ये सारे आपने उसमें देना है। ठीक है। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें सब हेडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन बॉडी होती है वो प्राइमरी पार्ट होता है आपकी रिपोर्ट का। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन रहता है। ठीक है। यहाँ पे जो भी आप ग्रेड बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट आपकी फाइंडिंग्स इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इसमें लिखते हैं। लेकिन कंक्लूजन में क्या होता है कि आपको ब्रीफ और रेलिवेंट चीज़ें ही लिखनी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों जो वही आप कंक्लूजन में लिखते हो। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपकी फाइंडिंग्स स्टडी के टाइम जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं वो आपने लिखनी है। एंड अपने जो सेक्शन है उसको आप कंक्लूड करके, मतलब स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च जो भी है आपका स्टडी एरिया है, उसके लिए आप उधर बोल सकते हो। ठीक है। फिर हम आपकी रिकमेंडेशंस रहती हैं। रिकमेंडेशन में कुछ सजेशन है, कुछ रिकमेंडेशंस आप देते हो जो कि आपके कंक्लूजन, आप अपने कंक्लूजन पार्ट में भी उसको मतलब इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है। ये जो भी आप सजेशन दे रहे हो, जिस चीज़ पे, जिस इशू पे भी, जिस भी टॉपिक पे आपने रिपोर्ट एकेडमिक रिपोर्ट रेडी की है, प्रिपेयर की है, सो उसके रिलेटेड जो आपको सजेशंस, आप रिकमेंडेशंस दे रहे हो, वो आप रिकमेंडेशन में लिखते हो एंड इसको आप कंक्लूजन पार्ट में भी ऐड कर सकते हो। लास्ट हमारे रेफरेंसेस रहते हैं। तो जो भी वेरियस सोर्सेज होते हैं जो आपने कंसल्ट किए थे अपने स्टडी के टाइम, रिसर्च के टाइम, वो एक असेंशियल पार्ट रहता है प्रोजेक्ट का, तो वो आप इसमें लिखते हो। एक डिटेल अकाउंट देना होता है आपको डाटाबेस एंड इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपने अपने रिसर्च वर्क के टाइम यूज़ किया था। ठीक है। सो ये रहता है हमारा एक एकेडमिक रिपोर्ट का जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब हमारा ग्रीटिंग्स इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या हो गया कि हमने व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैपन टू मीट समबडी आइदर फॉर द फर्स्ट टाइम और आफ्टर सम टाइम हैज़ गॉन बाय सिंस यू फर्स्ट मेट। ठीक है। अब क्या होता है कि आप कोई बहुत टाइम बाद मिलता है या कोई आपको फर्स्ट टाइम मिलता है, तो आप उसको कैसे ग्रीट करते हो, क्या बोलते हो। ठीक है। दैट इज़ हमारी ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। तो जो ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन होती हैं वो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को बोलते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। तो ये पता होना चाहिए, अच्छा होता है कि हमें कब क्या कहना है और कैसे कहना है। ठीक है। ऑफ़न जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, तो जो उस टाइम जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। सो स्मार्ट थिंग रहती है कि हम उसको सही तरीके से करें, तो और श्योर कर मतलब और अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसको रियली ग्रेट हम बनाएं जिन लोगों से हम मिलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन रहती हैं। ठीक है। अब जो ग्रीटिंग्स होती हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम या बहुत टाइम बाद, तो हम उनको ग्रीट करते हैं। ठीक है। तो
आजकल इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है, तो यूजुअली हम हाय हेलो करते हैं। कोई हमसे बड़ा होगा तो हमको गुड मॉर्निंग या कुछ भी विश करेंगे। एंड अगर हम ट्रेडिशन पे चलें तो नमस्ते बोलेंगे। हिंदूज़ होते हैं नमस्ते बोलते हैं, एंड मुस्लिम्स हो गए जैसे वो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं। बट यूजुअली आजकल क्या है कि हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल से मिलते हो तो ऑफ उसके लिए जो फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करते हो, जैसे गुड मॉर्निंग एंड ऑल हो गया। एंड जब आप फॉर्मल अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो इनफॉर्मली, तो हाय हेलो ही चलता है, ठीक है। सो ये हमारी ग्रीटिंग्स रहती हैं। तो ग्रीटिंग फॉर्मल्स भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम खुद से बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, किसी प्रोफेशनल जो किसी हाई पोजीशन पे है उससे जब हम मिलते हैं तो हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ करते हैं। एंड शेकिंग हैंड मतलब जो हैंड शेक भी हम करते हैं वो भी फॉर्मल ग्रीटिंग का ही एक पार्ट है। और उसके बाद जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो अपने फैमिली जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अपने कंपेनियंस होते हैं, उनके साथ हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल जो ग्रीटिंग्स होती है उसमें हम अपने बॉडी गेस्चर्स भी यूज़ करते हैं ओरल ग्रीटिंग के साथ, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हमें दी है फॉर्मल ग्रीटिंग की, तो फॉर्मल ग्रीटिंग में क्या रहता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है हमसे बड़ा होगा कोई, हम किसी हाई पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो हम उसको विश करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग ही बोलेंगे। एंड फॉर्मल ग्रीटिंग में हम क्या बोलते हैं, हाय हेलो लाइक दैट, ठीक है। अब रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपने फॉर्मल में आपने किसी को गुड मॉर्निंग विश की तो आगे से वो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। एंड रिप्लाई क्या बन सकता है इसका, वेरी वेल, थैंक यू एंड यू, ठीक है। एक अल्टरनेटिव वे, मतलब इसके अलावा एक कन्वर्जेशन को फॉर्मल वे में स्टार्ट करने का होता है कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, दैट इज़ द रिप्लाई, ठीक है। और इनफॉर्मल में क्या रहता है, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। अब आप खुद बताओ ना, आप फ्रेंड से मिलते हो, अब उनको क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप नहीं बोलते ना। अब हाय कैसा है तू, हाँ तो मस्त है ना, मैं मस्त, तू बता। तो ऐसी हमारी कन्वर्जेशन रहती है, ठीक है। मतलब फ़नी टाइप। अब फ्रेंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनसे फॉर्मली तो हम बात करेंगे नहीं कि हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो बड़ा कम होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को आप करके बोलते हो, ठीक है। एंड अगर आप बोल देते हो तो तब भी मजाक ही बनता है कि हाँ यार इतनी। सो इनफॉर्मल हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं कि हाँ कैसा है तू, मैं बहुत अच्छा हूँ, तू बता तू कैसा है, ठीक है। सो फिर फॉर्मल कन्वर्जेशन अब आगे कंटिन्यू कैसे होती है, शेल वी सिट समवेयर एंड टॉक, क्या हम कहीं बैठ के बात करें। एंड इट्स वंडरफुल मीटिंग अगेन, आपसे मिलके दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड इनफॉर्मल में क्या होता है, आई हैव बिन लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट यू, काफ़ी टाइम हो गया यार तुझसे मिले हुए, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा लगा यार तुझे सुने, तू कर रहा है क्या वैसे आजकल, ठीक है। एंड और हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा यार तेरे को देख के, ठीक है। दैट इज़ इनफॉर्मल, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ये आपको एक कन्वर्जेशन दी है, दो कन्वर्जेशंस आपको दी, एक फ्रेंड एंड दो फ्रेंड्स के बीच की है जो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, एंड एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच है जो भी जो भी मतलब वो भी काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, वकेशंस के बाद मिल रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स की है वो सी बात है वो इनफॉर्मल है, एंड जो सेकंड वन है वो फॉर्मल है, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब रहता है कि ये आपको कुछ दिए हुए हैं, सॉरी ये पेज अगेन रिपीट हो गया, आई एम सो सॉरी। तो नेक्स्ट में ये आ गया हमारा वही एग्जांपल। तो लास्ट में हम सम क्या कर सकते हैं कि जब एक पर्सन से हम मिलते हैं काफ़ी टाइम बाद या फर्स्ट टाइम, तो हम उनको ग्रीट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग में, जो हमारे कल्चर कंसिड्रेशंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, जबकि मतलब हाय हेलो भी होता है एंड सलाम होता है, मतलब अपने अपने कल्चरल कंसिड्रेशन के अकॉर्डिंग। फॉर्मल्स जो ग्रीटिंग होती है फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। जो हमसे बड़े होंगे या किसी हाई पोजीशन पे होंगे उनके लिए हम फॉर्मल ग्रीटिंग यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल ग्रीटिंग हम अपने पेयर्स के लिए, जो क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सब इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम बॉडी गेस्चर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज कुछ दिए होंगे, ठीक है। फिर ये आ गए हमारे। अब ग्रीटिंग एंड अब आती है हमारे इंट्रो, ये ग्रीटिंग्स हो गई। अब इंट्रोडक्शन में आ गए, ठीक है। हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को फॉर्मली इनफॉर्मली ग्रीट करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो क्या है, वैसे ही हम खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी फॉर्मली इनफॉर्मल वे का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें
ज़रूरत हो, ठीक है। सो कुछ मतलब जैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, जैसे हाय आई एम, जो भी हो गया एक्स वाई जेड, आई एम सिंपली आई एम एक्स वाई जेड ऐसे बोलते हैं। माई नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू, या फिर आई एम फ्रॉम, ठीक है, ऐसे भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर आगे नाम। सो ऐसे भी हम, ये कुछ मेन फ्रेजेस हैं, 4 फ्रेजेस जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर आपने ये फ्रेजेस पढ़ी हैं तो जो इनमें फॉर्मल बहुत कम है, जो लीस्ट फॉर्मल है, मतलब सबसे कॉमन है, जो हम फॉर्मल खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं करते, वो करते हैं आई एम। तो ये हम सिंपल जब हम किसी से को खुद से इंट्रोड्यूस, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी से, तो हम उसमें यूज़ करते हैं। फिर हम चाहे वो फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो उसको हम आई एम दिस, ठीक है। तो बट जब हम बात करते हैं आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो ये सर्टेनली मोस्ट फॉर्मल है। जब आप किसी हाई पोजीशन वाले से, खुद से बड़े को मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो आप ऐसे आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। सो ये मोस्ट फॉर्मल है एंड हाई एम इज़ लीस्ट फॉर्मल, ठीक है। सबसे कम फॉर्मल कौन सी है, हाई एम, एंड मोस्ट फॉर्मल कौन सी है, आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। अब आ गया इंट्रोड्यूसिंग अदर्स, या हमने खुद को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम जब दूसरों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि आप कहीं किसी पार्टी में गए या कहीं पे भी गए, ठीक है। तो आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड गई, जैसे मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड जाती है, तो लेकिन जो बाकी वहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेरी फ्रेंड्स हैं। मेरी फ्रेंड को जो मेरी दूसरी फ्रेंड है जो मेरे साथ गई है, उसको कोई नहीं जानता है, तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो उसके लिए भी कुछ फ्रेजेस रहते हैं, जैसे लीस्ट फॉर्मल जो एक्सप्रेशन रहता है दिस इज़, मतलब ये इसका नाम जो भी होगा, फिर ही इज़ या शी इज़ जो भी है। आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस, शी इज़ फ्रॉम या ही इज़ फ्रॉम देयर, ठीक है। आई एम प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस, आई हैव गिल्ट प्लेजर इंट्रोड्यूसिंग, ये सारे फ्रेजेस सॉरी हम दूसरे बंदे को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कई बार आपको इंट्रोड्यूस कर, आप ज़रूरी नहीं है मैं ही, मेरी फ्रेंड ही मेरे साथ जाए, मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ जा सकती हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि आपको, मतलब मुझे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जब वो बोलेंगे तो हम रिप्लाई देने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ फ्रेजेस होते हैं कि नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, इट्स प्लेजर मीटिंग यू। इन सारे फ्रेजेस का मतलब एक ही है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, बस इनके जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो ये फ्रेजेस रहते हैं रिप्लाई के लिए। नेक्स्ट हमारा रहता है, अब कन्वर्जेशन हमने कर ली, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर भी लिया, खुद भी हो, पहले इंट्रोड्यूस हो भी लिए, दूसरे को कर भी दिया। अब लास्ट में रहता है कि एंड कन्वर्जेशन हमने कैसे एंड करनी है, या लीव टॉकिंग कैसी रहती है, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल रहता है कि आपको ना एकदम से, मतलब एक सडन और अब्रप्ट वन जो होता है, वैसे कन्वर्जेशन ख़त्म नहीं करनी है। जैसे कि एकदम से गुड बाय बोल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो मतलब आपको जब भी गुड बाय बोलना है तो एक पोलाइटनेस के साथ बोलना है, स्मूथ कन्वर्जेशन आपको ख़त्म करनी है, ठीक है। जो मतलब अगर जैसे आप एकदम से ऐसे रूड होके गुड बाय बोल दोगे तो अनएक्सेप्टेबल होती है ओरल कम्युनिकेशन में, ठीक है। पोलाइट होने चाहिए जब आप किसी से लीव ले रहे हो। तो जब लीव लेते हो तो इन्फॉर्मेशन जो इनफॉर्मल कन्वर्जेशन होती है, तो आप जैसे बोल सकते हो कि मुझे कोई काम है तो मुझे जाना होगा, ठीक है। आई मस्ट लीव नाउ एज आई हैव अ फ्लाइट, ट्रेन, बस टू टेक, ठीक है। मुझे कहीं जाना है, सो मेरी बस छूट जाएगी तो मैं अभी जाता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि दूसरा बंदा भी समझेगा, नहीं इसको प्रॉब्लम है, इसको कोई काम है तो इसको जाना है। सो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ टेकिंग लीव, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, कुड कैन वी टॉक लेटर, आई हैव प्रॉमिस्ड माई कज़न टू टेक हम और हर टू हॉस्पिटल, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, मैंने अपनी कज़न से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि मतलब आप अपनी कन्वर्सेशन किसी रीज़न की वजह से एंड कर रहे हो, ये उनको समझ आएगा, ठीक है। सो ये रहता है मतलब इस तरह से एक पोलाइटनेस में आपको अपनी कन्वर्सेशन एंड करनी है, ठीक है। अब जैसे इनफॉर्मल एंडिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, आई लव टू कंटिन्यू चैटिंग बट आई हैव टू गो फॉर माई पेंटिंग क्लास विच स्टार्ट इन लेस देन हाफ एन आवर, ठीक है। तो अगर आप एक मतलब प्रॉपर रीज़न दे रहे हो
ठीक है, प्रॉपर रीज़न दे रहे हो, मतलब जो भी आपकी लीव है उसको लीव लेने के लिए, अपने कन्वर्जेशन को ख़त्म करने के लिए। सो वो उस दूसरा बंदा भी समझता है नहीं इसको प्रॉब्लम थी तो ये गया है। ठीक है, अभी आगे इनफॉर्मल की आपको कुछ काम नहीं है, किसी फ्रेंड से बात करो तब। जब आप फॉर्मल में करते हो तो आप बोल सकते हो सी यू लेटर, सी यू सून, गुड बाय, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, द प्लेजर इज़ माइन, आई हैव टू लीव नाउ बट आई स्टिल सेंड यू एन ईमेल अबाउट द डिस्कशन ट्रू। तो इस तरह की जो ये एंडिंग आप फॉर्मल में बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल टॉक्स। ठीक है, स्मॉल टॉक्स में क्या होता है, जो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरीज ने कहा, एक स्मॉल टॉक पोलाइट कन्वर्जेशन होती है जो भी ऑर्डनरी या अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होती हैं, स्पेशली किसी जो सोशल ओकेजन्स पे। ठीक है, हम जब अनइम्पॉर्टेंट मतलब ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जस्ट टाइम पास के लिए, तो हम उसको स्मॉल टॉक बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो भी दी गई हैं डेफिनेशंस, एक ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी की एंड वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड कॉलेज डिक्शनरी की। उन्होंने कैसे एक लाइट कन्वर्जेशन बिटवीन अबाउट कॉमन एवरीडे थिंग्स। ठीक है, हर दिन जो हमारी लाइफ में चीज़ होती है उनके बारे में अनइम्पॉर्टेंट ऑर्डिनरी चीज़ों पे बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब जो अपने ऊपर डेफिनेशंस बताई, उसमें उनकी लाइट में हम क्या कह सकते हैं, क्लियर हो जाता है कि स्मॉल टॉक है एक सोशल कन्वर्जेशन है। ठीक है, सिर्फ सोशल गैदरिंग में, बर्थडे पार्टीज़ में टाइम पास करने के लिए जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, एंड कई बार क्या होता है कि जिनको कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता है, ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं और इनफॉर्मल इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, कन्वर्जेशन हमारे मतलब टाइम पास के लिए। एंड जो भी स्मॉल टॉक्स होती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, नेचर जो नेबर्स भी हमारे हो सकते हैं। कई बार तो ट्रैवलिंग के टाइम स्ट्रेंजर्स के बीच में भी स्मॉल टॉक्स होती हैं, ताकि ट्रैवलिंग में उनका जो टाइम है वो आराम से कट जाए। ठीक है, अब लेकिन स्मॉल टॉक्स कई बार जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उनके कलीग्स को अंडरस्टैंड करने में। जो भी उनके कलीग्स हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर्मल इंटरेक्शन में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, बट स्मॉल टॉक्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी एंड पर्सनल भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहता है कि अब आप एक स्मॉल टॉक स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे किसी को ग्रीट करके, ठीक है, उसको हर साल मतलब उसको ग्रीट करके आप उसे कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हो, या किसी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, जैसे उसके ड्रेस पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी ड्रेस बहुत अच्छा, आप पे बहुत सूट करे, तो वहाँ से भी आप कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आपको कन्वर्जेशन कंटिन्यू करनी है तो आप जैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या बीच में जो भी है, एंड ऐसे आपने कहाँ से वो ड्रेस कहाँ से लिया, एंड इस तरह से आप अपने कन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है मेकिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, अब मेकिंग रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपको पता ही है कि मतलब हमें दूसरे मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ हम खुद से नहीं कर सकते। तो जब आता है कि हमें एक रिक्वेस्ट करनी है, तो रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। जेन्युइन रिक्वेस्ट एक फॉर्मल या पोलाइट मैनर में हमने करनी है। ठीक है, एक जो रिक्वेस्ट होती है जेन्युइन तभी होती है जब वो पोलाइटली और एक फॉर्मल वे में की जाएगी। डायरेक्ट रिक्वेस्ट अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट वैसे रिक्वेस्ट जैसी लगती नहीं है। ठीक है, उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें रूडनेस होती है, पोलाइटनेस नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी को बोलोगे मुझे पानी का गिलास ला के दे, ला के देगा, कभी नहीं बोलेगा, देखना कितना एटीट्यूड से बोले मैं क्यों ला के दूँ। बट जब आप उसी को बोलोगे कि यार प्लीज़ मुझे एक पानी का गिलास ला दे, मतलब इसमें पोलाइटनेस है ना, तो वो लाएगा। उसने नहीं पिलाना होगा तो भी वो यार इतने प्यार से बोले तो मैं पिला ही देता हूँ। ठीक है, सो आपकी जो रिक्वेस्ट होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होनी चाहिए, उसमें र्यूडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कुछ मतलब फ्रेजेज या एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं जिससे हमारी रिक्वेस्ट जेन्युइन फॉर्मल लगती हैं, जैसे कि हम ये दी हुई हैं, कैन यू, कुड यू, डू यू माइंड, वुड यू माइंड। तो मतलब जैसे हम अब पानी ही मांग रहे हैं। ठीक है, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने क्या बोला कि क्या तुम प्लीज़ तुम मेरे लिए पानी का एक ग्लास ला दोगे। सो ठीक है, ये क्या होता है कि जेन्युइन रिक्वेस्ट रहती है। अब फेवरेबल रिस्पॉन्सेज, अगर हाँ उसने काम करना हो तो वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देगा, जस्ट सॉरी, येस श्योर, हेयर यू गो, हेयर यू आर, ऑफ कोर्स हेयर यू गो। ठीक है, एंड अनफेवरेबल मतलब उसको आपकी रिक्वेस्ट पसंद नहीं है, उसको आपका काम नहीं करना है, तो वो क्या बोलेगा, सॉरी आई नीड, मतलब आपने कोई चीज़ मांगी जिससे, तो बोलेगा नहीं यार ये मुझे खुद ही चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया कि आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू, मतलब मैं ये काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे आपने रिक्वेस्ट की कुड यू, कैन यू, ये आपका रिक्वेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर परमिशन अगर मिल गई तो कुड आई, कैन आई, मे आई। ठीक है, ये होता है
फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में रिक्वेस्ट बनाने के लिए, उनको रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ जो एक्सप्रेशन जो हम दोनों में यूज़ करते हैं, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल सिचुएशन में भी। कुड यू, कैन हो गया, ठीक है, प्लीज़ हम लगाते हैं इसका। डू यू माइंड, कुड आई, डू यू थिंक आई कुड, फिर प्लीज़ लगाते हैं। कुड आई आस्क अ फेवर ऑफ यू, एक्सक्यूज मी, कुड यू हेल्प मी, प्लीज़, आई एम सॉरी टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी दिस, एंड आई वंडर इफ़ यू कुड डू मी अ फेवर, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सेज क्या रहते हैं इसके, फेवरेबल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। सर्टेनली आई शेल बी ग्लैड टू हेल्प, श्योर I'd be glad to help, of course, by all means, thank you very much, thanks a lot, you are welcome, you're most welcome, not at all। नेक्स्ट हमारा रहता है मेकिंग इंक्वायरीज, ठीक है। अब हमने क्या किया, ग्रीटिंग्स भी हो गई, इंट्रोडक्शन भी हो गई, स्मॉल टॉक्स भी हो गई, रिक्वेस्ट भी हो गई। अब इंक्वायरीज आती हैं हमारी, ठीक है। इंक्वायरी है जिसको हम इंक्वायरी, मतलब स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है कि जो इंक्वायरी क्या रहती है, एक ऑफिशियल प्रोसेस रहता है जो कि कोई चीज़ क्यों हुई, इसका कॉज या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरीज़ क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ या किसी के बारे में हम करने के लिए, मतलब किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो उसके बारे में हम इंक्वायरीज़ करते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिश पीपल्स होते हैं वो कई बार वो इंक्वायरी और इंक्वायरी, मतलब ई और आई वाली इंक्वायरी को अलग कर देते हैं, ठीक है। जो ई वाला इंक्वायरी है उसको एक जनरल मीनिंग, मतलब एक रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वो हम बोलते हैं। एंड जो आई वाला इंक्वायरी है उसका जो मोस्ट पर्टिकुलर मीनिंग है वो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। हालांकि दोनों के स्पेलिंग्स जो हैं वो सेम है, बट इनके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे अमेरिकन इंग्लिश है उसमें इंक्वायरी दोनों के लिए यूज़ होता है, दोनों मीनिंग्स के लिए। और जो इंक्वायरीज होता है, मतलब इनको ई वाले इंक्वायरी का प्लूरल, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब जैसे इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हो कि कई बार हमें लोगों से, हम प्लेसेस और चीज़ों के बारे में हमने कुछ पूछना होता है, ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनसे पूछते हैं, ठीक है। कुछ रीज़न होता है, मतलब कई बार वो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कई बार नहीं दे सकते हैं। जैसे आप किसी प्लेस पे न्यू हो तो आपको किसी जगह जाना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाना है, किसी कहीं ऑफिस जाना है, तो आप तब पूछते हो, ठीक है। जब आप एडमिशन किसी स्कूल या कॉलेज में लेते हो तो कई बार आपको जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो ट्रेन और फ्लाइट्स की इंक्वायरीज़ है उनके रिगार्डिंग भी आपको इंक्वायरीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जैसे फेस टू फेस इंक्वायरीज होंगे तो उसमें आप कर सकते हो, कैन यू टेल मी इफ़ आई वांट टू नो इफ़, वुड यू माइंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आई एम लुकिंग फॉर, डू यू नो, do you happen to know, would you be so kind as to find out, I'm interested in, excuse me, could you tell me, pardon me, could you please tell me, ठीक है। ये सारे फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं जब हम फेस टू फेस किसी से इंक्वायरी करते हैं। जैसे कि क्या आप हमें बताएं, क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आपको पता है, क्या आप मतलब आप मुझे ये चीज़ बताएंगे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये इस टाइप के फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। अब टेलीफोन पे अगर आप किसी से इंक्वायरी कर रहे हो तब आप कैसे करोगे, सो सबसे पहले आएगा कुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। जैसे क्या सेकंड क्या आता है, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हेन, वेयर, हाउ, कब, कैसे, क्यों, ठीक है। ठीक, और जब भी आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आपको क्या, आप उसको क्या थैंक यू बोलेंगे, एंड इन रिस्पॉन्स वो आपको क्या बोलेगा, यू वेलकम। अब नेक्स्ट हमारा रहता है सजेशंस, ठीक है। तो जैसे कि सजेशन वर्ड है पार्ट ऑफ मतलब क्या रहता है कि आप किसी सजेशन, एक आइडिया है या प्लान है जो आप बताते हो किसी को कि उसके बारे में वो सोचे। अब ये क्या होता है कि वो लिसनर पे डिपेंड करता है, वो आपके सजेशन को फॉलो करता है या नहीं, जो भी आपने सजेशन दिया है वो उसको पसंद आया है नहीं, वो उसको फॉलो करेगा या नहीं, वो लिसनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग या सजेशन की जो रहती है वो कैसी रहती है, अब जो सजेशन होता है वो फॉर्म, मतलब उसको जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग फॉर्म्स में फॉर्म होता है, ठीक है। उनमें से कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से आप अपने सजेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या हम अपने नेबर्स की फैमिली को बुला लें, इनवाइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है अब नेगेटिव क्वेश्चन के साथ भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं वाई के साथ, ठीक है। वाई डोंट दे अकम्पनी अस, वो हमारा वो क्यों नहीं करते, मतलब हमारे साथ क्यों नहीं देते हैं, वो हमें
कंपनी मतलब हमें कंपनी देने, आप कुछ आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, या आप कहीं बैठे हो, कहीं आपको दिख जाता है कोई फ्रेंड देता है, तो आप जैसे साथ वाले फ्रेंड को बोलते हो वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसा, ठीक है, मतलब आप सजेशन दे रहे हो, क्या हम उनको बुला नहीं सकते हैं। तो फिर उसके साथ ही डजंट, डोंट एंड सब्जेक्ट यूज़ करके भी आप सजेशन मतलब कर सकते हो। जैसे व्हाई नॉट गो टू रेस्टोरेंट, क्यों ना एक रेस्टोरेंट चलें। फिर इसके अलावा एक और जो स्ट्रक्चर रहता है सजेशन का रहता है, व्हाट अबाउट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट जाना कैसा रहेगा, ठीक है, सो इस तरह का। फिर एक सजेशन एज ए सेंटेंस भी लेट्स या के साथ शुरू करके, जैसे हम अपनी लेट्स बाय नेकलेस, मॉम के लिए एक नेकलेस ख़रीद लेते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड मोडाल वर्ब्स होते हैं शुड एंड कुड, ठीक है, वो सजेशन स्ट्रक्चर करने के लिए कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। जैसे शुड हम यूज़ करते हैं, यू शुड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग, तुम्हें हर मॉर्निंग एक वॉक के लिए जाना चाहिए, ठीक है। यू कुड ट्राई दीज शर्ट्स बिफोर डिसाइडिंग विच टू ऑफ दैम यू वांट टू बाय, ठीक है। आप मतलब ये डिसाइड करने के अलावा कि पहले कि आपको कौन सी शर्ट चाहिए, आपको उनको ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सजेशन आ गया कुड शुड कुड यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट में रहता है कि एक जो सजेशन होता है टेंटिव और पोलाइट लिस्ट, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें हम परहैप में बी, आई थिंक बिगनिंग में हम यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक ही शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे लगता है कि उसको इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, तो ठीक है। हैव मे बी वी कुड शुड ट्राई आउट दिस न्यू मॉल फॉर सम न्यू ब्रांड्स ऑफ गारमेंट्स, कि मुझे लगता है कि हमें इस न्यू मॉल को गारमेंट्स के न्यू ब्रांड्स के लिए ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, जो लिसनर आपके जो सजेशन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, उससे रिलेटेड, ठीक है। सो फर्स्ट है कि जब वो आपके जो सजेशंस हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे ओके यस लेट्स, फिर या आई लाइक टू और लव टू, व्हाट अ ग्रेट, या व्हाट अ ग्रेट आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, या फिर व्हाट अ गुड आइडिया हम बोलते हैं, दैट्स अ गुड और ग्रेट आइडिया, दैट साउंड लाइक अ गुड आइडिया, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। और ये फ्रेज आगे जब आपका सजेशन रिफ्यूज़ हो रहा है, आपका सजेशन नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, नो लेट्स नॉट, नो आई वोंट लाइक टू, नो आई डोंट लाइक फील लाइक, व्हाट एन ऑफुल और बैड आइडिया, आई डिसलाइक और हेट, प्लस जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी, ठीक है। लास्ट में रहता है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये नीचे बॉक्स वाला पोर्शन लिखेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, एंड मैंने इसको नीचे लिख दिया इसलिए इसको मैंने बॉक्स में रखा है। साफ ऊपर जैसे हमने पहले बोला कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं एक वे में या अदर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडीज़ में वीक हैं, ठीक है, तो हम अपने फ्रेंड की जो हेल्प मतलब हमारा फ्रेंड हमारी हेल्प करता है स्टडीज़ में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्लिग्ड फील करते हैं, थैंकफुल फील करते हैं क्योंकि उसने हमारी हेल्प की, सो ठीक है। उसने हमारी हेल्प की तो हम उसमें उसको थैंकफुल फील करेंगे। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ओल्ड मैन है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा और आप उनकी हेल्प करते हो, ठीक है, तो वो उसमें भी एक ग्रेटिट्यूड का सेंस वो फील करता है। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन अगर आपको कोई फ्रेंड है, वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है, ठीक है, कोई नेबर है, कोई फ्रेंड है, तो आप हमेशा उसके ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो, ठीक है। एंड हालांकि कई बार क्या होता है कि जब आप उसकी एक पर्सन की सोशल वर्क के लिए उसको अप्रिशिएट करते हो, तब भी वो थैंकफुल फील करता है, तो वो क्या रहता है, हमारा ग्रेटिट्यूड रहता है, ठीक है, मतलब हम थैंकफुल कर रहे हैं, ग्रेटफुल हम फील कर रहे हैं, तो वो आ गया हमारा ग्रेटिट्यूड। जो ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है उसने ग्रेटिट्यूड को कैसे डिफाइन किया, द फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल एंड वांटिंग टू एक्सप्रेस योर थैंक्स, जब आप अपना थैंक्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, किसी के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, तो उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। वेबस्टर न्यू वर्ल्ड इन कॉलेज डिक्शनरी ने क्या बोला, एक फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू दोज हु हैव आइदर डन समथिंग फेवर्स टू अस और गिवन सम बेनिफिट, किसी के लिए ग्रेटफुल होना, फीलिंग करना उनके लिए उसके लिए जिन्होंने हमें कोई फेवर दिया या कोई बेनिफिट हमें उनसे मिला, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ग्रेटफुल हम फील करते हैं। तो अब कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं किसी को थैंक्स बोलने के, एंड आगे हमें रिस्पॉन्सेस क्या मिलते हैं वो वाले, ठीक है। सो सबसे पहले एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं,
थैंक्स अ लॉट। अब कोई हमारी हेल्प करेगा तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो दैट इज़ थैंक्स अ लॉट। एंड रिस्पॉन्स क्या मिलता है? नॉट एट ऑल। फिर थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? इट्स नथिंग या इट्स नो ट्रबल, ठीक है। फिर आता है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर, जो भी आपने उन्होंने आपके लिए काम किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर, जो भी काम किया है। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, इसके जो फेवरेबल रिस्पॉन्सेज रहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर, जो भी आपने उसके किसी ने भी आपके लिए जो भी काम किया वो, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स क्या रहेगा? इट्स माई प्लेजर। आई हाईली अप्रिशिएट, जो भी उसने काम किया। यू आर वेलकम एंड वाइट आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर, यू आर वेलकम, ठीक है। सो ये हमारे रहते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के कुछ फ्रेजेस, एंड उसके रिस्पॉन्सेज हमें आगे क्या मिलते हैं, ठीक है। तो हम सम अप क्या कर सकते हैं कि जब कोई हमारी हेल्प करता है, ठीक है, कि कोई हमें फेवर देता है, उस टाइम जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल फील करते हैं। एंड जो वो फीलिंग होती है ग्रेटफुल, मतलब ग्रेटफुल होने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आई हाईली अप्रिशिएट, जो भी है वो सारी फ्रेजेस हम उनको थैंक यू बोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये फर्स्ट पार्ट था आपके इंग्लिश ग्रामर का, एंड इसका सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो बाकी आपको चाहिए सेकंड पार्ट की नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। एंड अगर आप JKSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा अपलोड होती रहती हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड PDF आपको टेलीग्राम में सारी PDFs मिल जाती है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर हमें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस।